अंबेडकर नामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को शालिनी का जय भीम, हूल जौहार। मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हम उसके चौथे उपखंड का समापन कर चुके हैं और इस एपिसोड में हम इसके 5वें उपखंड की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, 5वें उपखंड का विषय है नक्सलबाड़ी की बसंती दहाड़। जैसा कि अवगत हो चुका है कि 1968 का वर्ष बीएचयू में हिंसा का वर्ष था। आरएसएस समर्थक वाइस चांसलर एसी जोशी के चलते सितंबर अगस्त में विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया था। इस चीज का जिक्र तुलसीराम जी अपने पहले उपखंड में ही कर चुके हैं। जब मैं बीएचयू पढ़ने गया तो उसके बाद आजमगढ़ वाले सुखनंदन राम 4-6 महीने बाद कभी कभी बनारस आ जाते और मुझसे अवश्य मिलते थे। वैसे जब 25 मई 1967 को नक्सलबाड़ी कांड हुआ, उसकी खबरें बनारस के आज अखबार में मैं पढ़ता रहता था, किंतु उससे कभी प्रभावित नहीं हो पाया था। इस संदर्भ में सुखराम मेरे असली गुरु सिद्ध हुए। वे हमेशा माओ से तुंग की तारीफ करते हुए उसकी रेड बुक की चर्चा करते रहते थे। उनके मुख से मैंने पहली बार सुना था कि माओ ने रेड बुक में लिखा है, पॉलिटिकल पावर ग्रोज ऑन द बैरल ऑफ गन, यानी राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से पैदा होती है। माओ की इस उक्ति से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। इस वाक्य को मैंने तुरंत रट लिया था। सुखनंदन राम हमेशा कहते कि माओ द्वारा बताया गया क्रांति का रास्ता ही असली रास्ता है, इसीलिए हथियार बंद क्रांति के लिए जनता को तैयार करना चाहिए। वे भोजपुरी में कविताएं भी लिखते थे। आजमगढ़ के क्रांतिकारी सर्कल में उनकी एक कविता कानू सानियाल लेहले काने पे बंदूकिया बहुत प्रसिद्ध हुई थी। वे जब भी मेरे पास आते इस कविता को गाकर सुनाते, जिसमें उन्होंने वर्णन किया था कि कैसे कानू सान्याल नक्सलबाड़ी में कंधे पर बंदूक रखकर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरह से मैं कानू सान्याल का भक्त सा बन गया था। बार बार मेरे दिमाग में ये बात आती कि कानू सान्याल की ही तरह कंधे पर बंदूक रखकर निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ माओ की रेड बुक पढ़ने को मन लालायित हो उठा। मैंने जब सुखनंदन से पूछा कि रेड बुक कहां मिलेगी तो उन्होंने तुरंत कहा कि पता लिख लो। पता था सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, चाइनीज एम्बेसी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। उन दिनों गिने गिनाए कुल 5-6 छात्र नक्सलबाड़ी की घटनाओं से प्रभावित थे। मेरे साथ पढ़ने वाले गिरीश शंकर तथा गोरख पांडे के अलावा साइंस कॉलेज के कुणाल घोष तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के सत्रजीत मजूमदार नक्सलवाद से प्रभावित थे। मेरी क्लास में पढ़ने वाले विभूति नारायण राय बहुत मेधावी छात्र होने के साथ राजनीतिक रूप से चेतन थे, किंतु वे बीए के बाद इलाहाबाद चले गए। राय की रुचि हमेशा से सेंट्रल सर्विसेज में थी, इसलिए वे खुलकर छात्र राजनीति में नहीं आ पाए। किंतु बाद में आईपीएस अर्थात इंडियन पुलिस सर्विस में आने के बावजूद वे वामपंथी विचारधाराओं से गहराई से जुड़े रहे। शहर में राम नारायण सिंह नामक एक वकील थे। वे माओ से बहुत प्रभावित थे। वे हमेशा हम सभी से मिलकर हमें अपनी तरफ प्रभावित करने की कोशिश करते रहते थे। उसी समय एक दिन कैलाश भवन में मेरे पास गिरीश सिंह के साथ गोरख पांडे आए। हमारे बीच रेड बुक पर चर्चा होने लगी। हम तीनों सत्ता बंदूक की नली से के अलावा रेड बुक के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। जब मैंने सुखनंदन राम के हवाले से बताया कि चाइनीज एम्बेसी से रेड बुक मिल सकती है, तो इन तीनों लोगों ने मुझे तुरंत चिट्ठी लिखने के लिए कहा। गिरीश सिंह बहुत वाचाल थे। वे तुरंत चिट्ठी डिक्टेट करने लगे। अखबार में प्रायः खबरें छपने के नक्सलियों को चीन से हथियार मिलते थे, अतः बिना सोचे समझे गिरीश सिंह ने रेड बुक के साथ साथ पिस्तौल की भी मंगवा लेने को लिखवा दिया। मैंने तुरंत बीएचयू पोस्ट ऑफिस से एक अंतर्देशीय पत्र खरीद कर लाया, जिसमें पूरी चिट्ठी उतार दी। चिट्ठी के अंत में मैंने लिखा, मैं क्रांति के लिए अपनी जान दे सकता हूं, जान देने को तैयार हूं। चिट्ठी के पीछे अपना पूरा पता लिखकर डाक में डाल दिया। दूसरे दिन से मैं बुरी तरह इंतजार करने लगा कि चाइनीज एम्बेसी से पिस्तौल डाक द्वारा अवश्य आ जाएगी। उन दिनों डाकिया सुबह 11 बजे के बाद दोपहर 3 बजे यानी प्रतिदिन दिन में 2 बार डाक लेकर आता था। अतः मैं दिन भर कमरे में बैठकर डाकिये का इंतजार करता रहता और सोचता था कि मेरी अनुपस्थिति में पिस्तौल किसी अन्य के हाथ लग गई तो बड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा। अंतोतगत्वा ठीक 1 सप्ताह बाद मुझे चाइनीज एम्बेसी से एक रजिस्ट्री मिली।
उस समय मैं इतना ज्यादा उत्तेजना का शिकार हो गया था कि डाकिये द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री चार्ट पर हस्ताक्षर करते समय मेरा हाथ बुरी तरह कांप रहा था। अतः किसी तरह टेढ़े मेढ़े मैंने अपने हस्ताक्षर के कांपते हाथों से दरवाजा बंद करके पैकेट को खोला। उसमें माओ के रेड बुक के अलावा चीन में चल रही सांस्कृतिक क्रांति से जुड़े आधा दर्जन डॉक्यूमेंट थे। रेड बुक पाकर जहां मुझे अत्यंत खुशी हुई, वहीं पिस्तौल न पाकर बहुत निराशा हुई। तो अब इस चिट्ठी के चलते उन पर जो आफत आएगी उसका जिक्र वे आगे करते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। मैंने तुरंत गिरीश तथा गोरख पांडे को सूचित किया कि रेड बुक आ गई है। रेड बुक में दर्ज माओ की एक एक उक्ति को गोरख पांडे पढ़कर सुनाते, फिर हम उसी पर बहस करते। हकीकत यह थी कि हम तीनों मार्क्सवाद के में संतरण की स्थिति से गुजर रहे थे, जिसे हम संक्रमण का काल कहते हैं, ट्रांजिट फेज जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में। ये मार्काट के सिद्धांत हमें बहुत प्रिय लगने लगे थे। उन दिनों कंधे वाले झोले का प्रचलन था, अतः मैं उस झोले में रेड बुक हमेशा रख कर चलता। यह सब चल ही रहा था कि रेड बुक के मिलने के ठीक 4 दिन बाद भेलूपुर थाने से 3 सिपाही मेरे कमरे में आ गए। उनमें से एक सादी वर्दी में था तथा 2 अन्य बंदूकधारी थे। सादी वर्दी वाला पूछने लगा, तुम चीनी एम्बेसी को चिट्ठी लिखे थे या नहीं? मैंने डरते हुए धीरे से कहा, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें पिस्तौल मिल गई? ऐसा सुनकर मैं अर्ध विक्षिप्त सा हो गया और मेरी जुबान तुतलाने लगी। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उधर 2 बंदूकधारियों को देखकर मैं सोचने लगा कि अब मुझे ये लोग कहीं ले जाकर आवश्यक गोली मार देंगे। इस कल्पना से मैं एकदम डरा हुआ था। इस बीच सादी वर्दी वाले ने जो चिट्ठियां मैंने लिखी थी उसकी पूरी एक कॉपी दिखाई। कॉपी हाथ से लिख कर दी गई थी। इसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं कह सकूं कि चिट्ठी मैंने नहीं लिखी थी। वे मेरे कमरे की तलाशी लेने लगे। झिलकी चारपाई पर एक पुरानी दरी बिछी हुई थी, उसके नीचे चारपाई के टूटे बांध लटके हुए थे। कमरे की एक दीवार पर एक लंबा सा ताखा बना हुआ था जिसमें बीए के कोर्स की 2-4 किताबें रखी हुई थी। कमरे में खिड़की वाली दीवार के पास खाना बनाने वाली लोहे की सिकड़ी, एक छोटी सी पतीली तथा एक चीनी मिट्टी वाली साधारण सी प्लेट पड़ी हुई थी। इन सारी वस्तुओं के अलावा मेरे कमरे में कुछ भी नहीं था। पुलिस वालों ने किताबों को उठाकर चारपाई पर पटक दिया। उनमें से एक 4 इंच लंबी तथा 3 इंच चौड़ाई वाली मोटे पन्नों वाली रेड बुक अलग ढंग से दिखाई दी। हुआ यह था कि मैंने रेड बुक पर सफेद कागज का चढ़ाना चढ़ाकर उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया था, भगवत गीता। सादी वर्दी वाले ने उसे उठाकर भगवत गीता पढ़ने के बाद बोला, तुम तो बड़े धार्मिक व्यक्ति लगते हो। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। उसके बाद उन्होंने भगवत गीता को बिस्तर पर ही फेंक दिया। उसने खोलकर नहीं देखा, अन्यथा मैं एकदम डरा हुआ था कि कहीं रेड बुक का भंडाफोड़ हुआ तो मैं तुरंत गिरफ्तार हो जाऊंगा। तलाशी तो मात्र 5 मिनट में समाप्त हो गई थी। इसके बाद सादी वर्दी वाले ने कहा, तुम बहुत गरीब लगते हो, इन बदमाशों के चक्करों में कैसे पड़ गए? ये सब छोड़ दो, पढ़ने आए हो तो पढ़ो, वरना बनारस में कुछ भी हुआ तो तुम सबसे पहले पकड़े जाओगे, तुम पर पुलिस वॉच रखेगी। तो ये सब कुछ हुआ तुलसी राम जी के अतकचरे ज्ञान की वजह से माओवाद को लेकर। ऐसा कहकर वे वापस चले गए। उनके जाने के बाद मैं तुरंत गिरीश सिंह से मिलकर और उन्हें बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि पिस्तौल वाला आइडिया उन्हीं का था। वे सिर्फ हंसते रहे और कहने लगे कि जेल जाना होगा तो हम तीनों जाएंगे। किंतु मैं बहुत डरा हुआ था। उनका डर वाजिब भी था, क्योंकि वे पढ़ने लिखने ही आए थे असल में तो। और जेल जाने का मतलब होता कि उनकी पढ़ाई लिखाई का हो सकता है बीच में ही छूट जाना। फिर मैंने गोरख पांडे को इस घटना के बारे में बताया। गोरख चिंतित दिखे और कहने लगा कि मैं कैलाश भवन छोड़कर कहीं अन्य जगह कमरा लेकर रहने लगूं। मैं कमरा बदलते बदलते उब गया था। जातीय समस्या हरदम मेरा पीछा कर रही थी, अतः मैंने कमरा बदलने का इरादा छोड़ दिया। कैलाश भवन अन्य प्राइवेट मकानों से इसीलिए बेहतर लगता था क्योंकि वह हॉस्टल टाइप का था, जिसमें मकान मालिक का परिवार नहीं रहता था, यानी हर कमरे में अलग अलग परिवार थे। इसीलिए वहां स्वतंत्रता ज्यादा थी। यद्यपि इस घटना से मैं बुरी तरह डरा हुआ था, किंतु मैंने बदमाशों का चक्कर नहीं छोड़ा। बदमाशों से पुलिस का मतलब नक्सलवादियों से था। यह घटना सितंबर 1968 की है। मैं अभी हाल ही में सीपीआई के संपर्क में आया था।
अतः मेरे सामने क्रांतिकारिता के शुरुआती दौर में ही विचारधारा का संकट गहराने लगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया मैं विचारधारा के संकट से कंफ्यूज होता रहा। मेरा हर दिन दो भागों में बंट गया। मैं दिन में सीपीआई वाला रहता और रात में नक्सलवादी हो जाता। इस बीच गांव की याद करके सिहर जाता था। माँ की हद से ज्यादा याद आती और ये सोचकर रो पड़ता था कि पिताजी अब भी उसे फरूही से लेकर मारने दौड़ते होंगे। तो यहाँ पर भी उनकी अपने पिताजी के लिए जो खिलाफत थी वो पता चलती है। और अपनी आत्मकथा के पहले खंड मुर्दैया में उन्होंने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया है कि जैसे जैसे वे बड़े होने लगे माँ और पिताजी की लड़ाई में वे पिताजी के विरोधी के रूप में सामने आने लगे। मेरे दो छोटे भाई राम अवतार और सुरेश थे। मेरे ही चलते उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा गया, इसलिए वे जिंदगी भर अनपढ़ रह गए, जिसका एकमात्र कारण यह था कि घर से भागने के बाद मुझे सचमुच ही लोग पागल समझने लगे थे। तो ये वो वजह थी जो तुलसी राम जी के बाद किसी और को घर में पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जो कि मैं समझती हूँ काफी खराब स्थिति है दलित समाज की। स्मरण रहे कि गांव के ब्राह्मण ही कहा करते थे कि अधिक पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा वे इसलिए कहा करते थे ताकि दलितों में उच्च शिक्षा का प्रसार ना हो सके। अतः इस धारणा के चलते मेरे दोनों भाई अनपढ़ रह गए और वे गांव में बाल मजदूरी करने लगे। मैं कैलाश भवन में जब भी कोई अच्छा खाना मीट मछली आदि बनाकर खाता, खाते खाते बीच में ही दोनों छोटे भाइयों की याद करके रोने लगता था। इस सोच से एकदम बोझिल हो जाता था कि दोनों भाई अधपेटवा की जिंदगी अब भी बिता रहे होंगे और उनके साथ माता पिता भी। ऐसी सोच मेरे दिमाग से कभी नहीं मिट पाई। मैं बार बार सोचता कि कोई नौकरी कर लूं। उन दिनों यदि कोई दलित हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास होता, उसे पोस्ट ऑफिस में तुरंत क्लर्क की नौकरी मिल जाती थी। मेरे अंदर इंटर में पढ़ने वाले आजमगढ़ के राम पलट राम एक साथी थे। उन्होंने इंटर प्रथम वर्ष में पढ़ते हुए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम दर्ज करा दिया था और उन्हें 1 महीने के अंदर पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल गई थी और वे चले गए। राम पलट राम मुझे बहुत समझाते रहे कि मैं भी वैसा करके अपने परिवार की स्थिति में सुधार करूं। ये तो बिल्कुल निश्चित था कि पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की तुरंत मिल जाएगी। अनेक बार मैं विचलित होकर सोचता कि यदि नौकरी कर लूंगा तो अपने भाई बहनों और माता पिता सबको अधपेटवा भूख से बचा लूंगा, किंतु उच्च शिक्षा के लालच तथा भारत में क्रांति की कल्पना ने मुझे वैसा करने से एकदम रोक दिया। तो पढ़ाई लिखाई करना कोई आसान नहीं होता। इसमें सबसे पहले हो सकता है अपने ही परिवार का विरोध आपको झेलना पड़े, क्योंकि परिवार की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वे पढ़ा लिखा के अदना नौकरी हासिल करवा देने की होती है। बहुत कम परिवार ऐसे होते होंगे जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर काफी धन लुटा दें। और लड़कियों का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि दलित समाज में काफी लोग अब पहले के मुकाबले पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी सोच से बहुत पुरातन है। लड़कियों को पढ़ाने की जहां तक बात आती है तो लोग आज भी बिदक जाते हैं। मैं सोचने लगा था कि देश में क्रांति होगी और समाजवादी व्यवस्था लागू होगी, जिसमें पूरे भारत के साथ मेरे परिवार की हालत में भी सुधार आएगा तथा कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा। तो ये वह वजह थी जिसने तुलसी राम जी को नौकरी करने से रोका फॉर द टाइम बीइंग। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में जाके नौकरी नहीं करी, लेकिन ज्यादा पढ़ने से ज्यादा बेहतर तरीके से नौकरी कर सके और समाज में बदलाव लाने के लिए भी काम कर सके। तो ये फर्क होता है पढ़ने लिखने में और पढ़ लिख कर समझदार हो जाने में। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमारा समाज जो है वो पढ़ा लिखा था, इसीलिए इतना आगे आ सका, इतना ये हो सका, इतना तरक्की कर सका। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पढ़ा लिखा समाज जो है वो आज भी बाबूडम में डूबा हुआ है। हम लोग अपने दलित समाज के कोई बेटा या बेटी के आईएएस आईपीएस बनने पर बहुत हल्ला हंगामा करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उनके काम का ब्यौरा हम कभी प्रस्तुत नहीं करते। आखिर में वे लोग भी जाकर मनुवाद में ही विलय हो जाते हैं उनका। तो इसलिए इस बाबत मुझे लगता है थोड़ा सा सोच को और व्यापक बनाने की जरूरत है। मैं ये भी सोचता कि ऐसी व्यवस्था लाने में यदि मेरा भी कोई योगदान होगा तो मैं भी इतिहास का एक हिस्सा अवश्य बन जाऊंगा। इस तरह मैं अपना सब कुछ लुटा देने पर आमादा हो गया था।
ऐसी क्रांति की कल्पना का एक अटूट हिस्सा बन गया था। इस तरह मार्क्सवादी के प्रति मेरी कट्टरता बढ़ती चली गई। तो यहां पर इस एपिसोड को हम विराम देते हैं, क्योंकि आगे आने वाले जो इसके हिस्से हैं उपखंड के, वे भी इसी तरह के विचारधाराओं से भरे हुए हैं जो हमें नया कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। तो यहां से इसे महज एक राजनीति ना समझा जाए कि राजनीति के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। राजनीति तो वे सिर्फ इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अपनी बात को समझा सकें। असल में उनका मकसद समझाने का कुछ और है, जिसे आपको और हमें भी समझना होगा। ये राजनीति से बहुत आगे की बातें इसमें आपको बताएंगे। तो आज का ये एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।